सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। द सोसाइटी रोड इन द बोर्ड टेस्ट ऑफ ऑल performances by the culture trip of the Language AI nationality announcement George Sejuel province। परिचय। 1990 के दशक के शुरुआत में विश्व राजनीति के दो ध्रुवीय व्यवस्था को टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के संगठन आसियान का उदय दमदार शक्तियों के रूप में हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर एक नजर डालेंगे और यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। ये चित्र दिखाया गया है, ये 1978 के दिसंबर में द डेंग सियाओपिंग ने ओपन डोर मुक्त द्वार की नीति चलाई। इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की और अगले साल में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। ये तस्वीर चीन में विकास की तेजी से बदलती प्रवृत्ति का पता देती है। पहली तस्वीर क्रांति के तत्काल बाद के चीन की। इसमें कहा गया कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता है। दूसरी तस्वीर शंघाई की है, जो चीन की नई आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। यूरोपीय संघ। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध ने उन अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिसके आधार पर यूरोपीय देशों के आपसी संबंध बने थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों के को आर्थिक मदद दी गई। यह एक ऐसा मंच बना गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू की। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनैतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। यूरोपीय के पूंजीवादी देशों के अर्थव्यवस्था की आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी। इस एकीकरण का कालक्रम देखें और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर ली। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था में बदलकर ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक रूप लेता गया है। अब यूरोपीय संघ स्वयं काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र की तरह ही काम करने लगा है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, लेकिन इसका अपना झंडा, गान,
स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेशी और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की है। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमों के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही। अनेक देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे जो नहीं थे जो इस चित्र में ये यूरोपीय संघ का झंडा जिसमें स्टार लगे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 स्टार, सोने के रंग के सितारे का घेरा यूरोपीय के लोगों की एकता के मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। स्रोत HTTP यूरोपीय EUABC सिंबल से इम्बलेम्स इंडेक्स ENHTM से लिया गया है। यूरोपीय संघ का मानचित्र, नीले वाले पुराने सदस्य और लाल वाले या केसरिया रंग वाले नए सदस्य। ये फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ऑस्ट्रिया और माल्ट, ये सब पुराने सदस्य। नए सदस्य में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस, साइप्रस नीचे है। ताकत उनके देशों की सरकार को हासिल थी, वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। यूरोपीय संघ में कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी असहमति है। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव बहुत जबरदस्त है। 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद 17,000 अरब डॉलर से ज्यादा था, जो अमेरिका के लगभग है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन सकती है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस से बातें करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव इसके नजदीकी देशों से नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका से दूर दराज के मुल्कों पर भी है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। यूरोपीय संघ के कई और देश सुरक्षा परिषद वो अब समझ में आया कि सांगेन वीजा का मतलब, जिस समझौते पर सांगेन में दस्तखत हुए उसके अनुसार आपको सिर्फ एक देश का वीजा लेना होगा और इस वीजा के बूते आप यूरोपीय संघ में शामिल अधिकांश देशों में जा सकेंगे। यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव, अप्रैल 1951 पश्चिमी यूरोप के 6 देश फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। मार्च 1957 इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय एटीएम ऊर्जा समुदाय यूरोएटम का गठन किया। जनवरी 1973 डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1979 यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव। जनवरी 1981 यूनानी ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। जून 1985 में सांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण। फरवरी 1992 यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर दस्तखत। जनवरी 1993 एकीकृत बाजार का गठन। जनवरी 2002 नई मुद्रा यूरो को 12 देशों ने अपनाया। मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्ट, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोप संघ में शामिल। जनवरी 2007 को बुल्गारिया
और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल। स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया। दिसंबर 2009 लिस्बनी संधि लागू हुई। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार। 2013 में क्रोएशिया यूरोप संघ का 28वां सदस्य बना। 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर जाए ब्रेग्जिट हो जाए के अस्थायी सदस्य में शामिल हैं। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीति को प्रभावित करता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अमेरिकीय नीति को हाल के दिनों में प्रभावी करना एक उदाहरण है। चीन के साथ मानव अधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामले पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीति, आर्थिक निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज्यादा प्रभावी साबित हुई। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के दो देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार है और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ अथवा राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है, लेकिन इन अनेक मामलों में इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। यही कारण है कि इराक पर अमेरिकी हमले में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तो उसके साथ थे, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे। यूरोपीय संघ के कई नए सदस्य देश भी अमेरिकी गठबंधन में थे। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो को लागू करने के लिए कार्यक्रम को लेकर काफी नाराजगी है। यही कारण है कि ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा। डेनमार्क और स्वीडन ने मास्ट्रिक्ट संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किया। इससे विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने की यूरोपीय संघ की क्षमता सीमित होती है। ये चित्र में 12 स्टार वाले दिखाए गए हैं। 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। यह कोशिश नाकाम रही। इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बना है। कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज के रूप में क्यों दिखाया है? ये टाइटैनिक जहाज है। टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया गया है। एरेक्स के गर्ल्स कार्टून्स बनाए। कल्पना कीजिए कि क्या आप अगर पूरी यूरोपीय संघ की को एक फुटबॉल टीम होती। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालें। आपके ख्याल में कौन सा देश एशिया के दक्षिण क्षेत्र में आने चाहिए? दूसरे विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान एशिया का यह हिस्सा बार बार यूरोपीय और जापानी उपनिवेशवाद का शिकार हुआ तथा भारी राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकाई। युद्ध समाप्त होने पर इसे राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे शीत युद्ध के दौर में किसी एक महाशक्ति के साथ जाने के दबाव को भी झेलना पड़ा। टकराव और भागम की ऐसी स्थिति को दक्षिण पूर्व एशिया संभालने की स्थिति में नहीं था। बागडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरे दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास, अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। इसी के चलते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। 1967 में इस क्षेत्र में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक। ये आसियान का झंडा। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे से बंधे हैं। वृत्त आसियान को एकता का प्रतीक है। स्रोत WW आसियान ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। पूर्व एशिया के पैसिफिक का मानचित्र। पूर्व एशिया के पैसिफिक मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई दारुसलाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पलाउ, पूर्वी तिमोर, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, मार्शल द्वीप समूह, नारु, किरिबितिया,
टुवालू, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन द्वीप समूह, समाओ, न्यू फिजी, टोंगा, कुकू द्वीप समूह। ये चित्र में सारे उपलब्ध हैं। ये चित्र स्रोत http://www यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन EAPRO इप्रो EAP मैप फाइनल GIF से लिया। नोट: यूनिसेफ साइट पर दिए गए मानचित्र में किसी भी देश या क्षेत्र या किसी भी सीमा के परिसीमन की कानूनन स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। कि खुद करें खुशी के नक्शे में आसियान के सदस्य देशों को पहचान नक्शे में आसियान के सचिवालय को दिखाइए। क्या भारत दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा नहीं है? भारत पूर्वोत्तर राज्य आसियान देशों में इतने निकट है। विकास तेज और अधिक उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ा देना भी उसका उद्देश्य था। बाद के वर्षों में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए तथा इसकी संख्या 10 हो गई। यूरोपीय संघ की तरह इसे खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने या उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है। इसको आसियान शैली, एशियान अवे ही कहा जाने लगा है। आसियान कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिक का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाले देशों में समूह आसियान ने अब अपने उद्देश्य को आर्थिक और सामाजिक दायरों में ज्यादा वाकफ बनाया है। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक स्वीकृति समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ में से मिलता जुलता है। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है। 2003 तक आसियान के सदस्य देशों ने समझौते किए, उनके द्वारा हर सदस्य देश ने शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने और राष्ट्र को आपसी अंतर तथा संप्रभुत्व के अधिकारों का सम्मान करने पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेशी नीतियों में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना की गई। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटी है, पर इसका विकास इन सबसे अधिक तेजी से हो रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इसके इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों और निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था को भी सुधारना चाहेगा। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र FTA बनाने पर भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने कर भी दी है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकली है। इस तकरीबन से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्व एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 से नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित की है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इस और भी आकर्षक बना दिया है। शुरुआती वर्षों में भारतीय विदेशी नीति ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने की कोशिश की और भारत ने 2 आसियान खुद करें खुद सीखे
आसियान क्षेत्रीय मंच ARF के सदस्य कौन हैं? ये चित्र में पूर्वी एशिया के देश दिखाए गए हैं। पूर्वी एशिया के देश, तो हम इसकी आदत डालनी होगी। इस प्रतिस्पर्धा केशव द हिंदू भारत ने 1991 में लुक ईस्ट और 2014 में ईस्ट एक्ट ईस्ट नीति अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उसके आर्थिक संबंध में बढ़ोतरी हुई। आसियान भारतीय मैत्री रजत जयंती शिखर सम्मेलन 2018, आसियान इंडियन कॉम्परेटिव समिट 2018 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान साझेदारी की रजत जयंती मनाने के लिए डाक टिकट जारी करते हुए आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री आसियान क्यों सफल हो रहा है, दक्षिण सार्क क्यों नहीं? क्या इसलिए कि उस क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। सदस्य मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया। 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यहाँ एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्ति को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। चीन अर्थव्यवस्था का उत्थान। आइए अब हम अपने बिल्कुल नजदीकी के पड़ोसी और शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र चीन की ओर रुख करें। आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, उसे अगले पन्ने पर अंकित कार्टून एकदम ठीक ठीक बता रहा है। 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसे उभरने के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्थिक सुधार की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है और इस कारण क्षेत्रीय मामले में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसी की विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय स्थिति और राजनीतिक प्रभाव इस तेज आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की सोवियत मॉडल पर आधारित थी। आर्थिक रूप से पिछड़ी साम्यवादी चीन ने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए। ऐसे में इसके पास अपने ही संसाधनों से गुजारा करने के अलावा कोई चारा न था। हाँ, थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी। इसने विकास का जो मॉडल अपनाया उसमें खेती से पूंजी निकल कर सरकारी नियंत्रण से बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। चूंकि इसके पास विदेशी बाजारों से तकनीकी और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी थी, इसलिए चीन के आयाती सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर ही तैयार करवाना शुरू किया। इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन सबसे विकसित देश से भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% की दर से हुआ, लेकिन जनसंख्या से 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि इस विकास दर पर पानी फेर रही थी और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अवधि शेष नहीं दे पाती थी। अध्याय 2 में हम सोवियत संघ की राज्य नियंत्रित आर्थिक के संकट की चर्चा कर चुके हैं। ऐसे ही संकट का सामना चीन को भी करना पड़ा। इसका औद्योगिक उत्पादन पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेशी व्यापार न के बराबर था और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। चीन नेतृत्व ने 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने
नैतिक और आर्थिक एकतावास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग और सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग यापंगे ने चीन की आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। अब नीति यह हो गई है कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया और इसके बाद 1998 में उद्योगों का व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए ही हटाया गया, जहां विदेशी निवेश अपने उद्यम लगा सकते हैं। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबरने में मदद मिली। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पाद तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिमाण बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज रही। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमी जोन एसईजेड के निर्माण से विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। चीन के पास विदेशी मुद्रा का अब विशाल भंडार है और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में हो शामिल ये चित्र में दिखाया गया है। ये ये चित्र है आपका डेग कॉक मिल्स सिंगापुर केंगल्स कार्टून। चीन की बढ़ती ताकत। अमूमन चीन का नाम आते ही हमारे जहन में चीन की दीवार और ड्रैगन की तस्वीर गूंजती है। चीन के आर्थिक उभार को दिखाने के लिए यह कार्टूनिस्ट ने दोनों का इस्तेमाल किया है। पहचान कीजिए कि कार्टून में दिया गया एक छोटा सा आदमी कौन हो सकता है, क्या वह ड्रैगन को रोक सकता है गया है। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की योजना विश्व आर्थिक से अपने जुड़ाव को और गहरा करके भविष्य की विश्व व्यवस्था को एक मनचाहा रूप देने की है। चीन की आर्थिक में तो नाटकीय सुधार हुआ, लेकिन वहां हर किसी को सुधार का लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालत उतने ही खराब हैं जितने यूरोपीय में 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार के बढ़ने जैसे परिणाम भी सामने आए हैं। गांव और शहर के तथा तटीय चीन में सिर्फ 6 ही विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं और भारत में ऐसे 200 से ज्यादा क्षेत्रों को मंजूरी। क्या यह भारत के लिए अच्छा है? भारत के लिए अच्छा तब माओ की लाल किताब। अब माइकल लेन केंगल्स कार्टून। हुंग की पूंजीपरस्त लाल टाई। चीन तब और अब। चीनी साइकिल एरस केंगल्स कार्टून। अध्याय की शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपर्युक्त कार्टून में से पहला चीन की रूप में बदलाव को इंगित करता है। दूसरे कार्टून में साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। विश्व में सबसे ज्यादा साइकिल चीन में इस्तेमाल की जाती है। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन को इंगित करने के लिए किया गया है। यह दोहरापन क्या है? क्या हम इसे अंतर विरोधी कह सकते हैं? और मुख्य भूमिका पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है कि सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव बन चुका है और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों में भूला
चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज्यादा घनिष्ठता रूप से जुड़ जाएगा। 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद की है। लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियां बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। चीन के साथ भारत के संबंध पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफी प्रभाव था और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजारा देकर चैन से रहा करते थे। चीन राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे थे। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा था। भारत हो या चीन, प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और जब 20वीं सदी के दोनों देशों एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेशी नीति विकसित करने में मुश्किल आई। अंग्रेजी राज्य से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आजादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्ती बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा दावे के चलते 1962 में लड़ पड़े। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार शुरू हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति में भी अब वैचारिक मुद्दे की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते गए। इसीलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामले को छोड़ने को तैयार हो गया। 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला भी शुरू की गई। शांति युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अब इनके संबंध को रणनीति ही नहीं, आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने चाहेंगे। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने के प्रयास को बढ़ावा मिला। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के लिए उपायों की शुरुआत की है। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी किए हैं। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई है। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो चुका है। हाल में दोनों देश ऐसे मामले पर भी सहयोग करने के लिए राजी हुए जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन खुद करें खुद सीखे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में भारत का दौरा किया। 2018 में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन गए थे। इन दौरों में जिन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनके बारे में पता करें। मिलजुल कर करें।
चरण एक, अपनी कक्षा को 3 समूहों में बांटें। हर समूह को यूरोपीय, आसियान, दक्षेस जैसे संगठनों के बारे में जानकारी जुटाने की जिम्मा सौंपे। इन संगठनों के उद्देश्य और कामकाज के बारे में सूचनाएं भी हो। इनकी बैठक, शिखर सम्मेलन की तस्वीरें भी जुटा जा सकती हैं। हर समूह अपनी जानकारी पूरी कक्षा को सामने रखे। अध्यापक के लिए अध्यापक इन संस्थाओं का कामकाज पर ध्यान केंद्रित करे। छात्र को ध्यान असैनिक आर्थिक संगठनों की उपलब्धि पर खींचे। क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों द्वारा अपने सदस्य देशों के विकास में निभाई जाने वाली भूमिका को बताए। विश्व शांति और सुरक्षा के वैकल्पिक नजरिए के रूप में आर्थिक संगठनों की बढ़ती भूमिका के प्रति बच्चों को जागरूक करे। के संबंध में एक जैसे नीतियां अपनाई। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण को कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनजर उचित ठहराया था, लेकिन इससे भी दोनों के बीच संपर्क कम नहीं हुआ। यह सच है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में भी चीन की मददगार माना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को भी दक्षिण एशिया में भारत हितों के खिलाफ माना जाता है, पर इसमें से कोई भी मुद्दा दोनों मुल्कों में टकराव करा देने लायक नहीं माना जाता। इस बात का एक प्रमाण यह है कि इन चीजों से बने रहने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी है। चीन और भारत, कुछ लोग कहते हैं कि चीनी माल हमारे बाजार में भर जाएगा, है कहाँ पर वे है कहाँ पर वे है कहाँ के नेता तथा अधिकारी अब अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं। इससे दोनों देशों एक दूसरे को ज्यादा करीबी से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकार के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को ज्यादा सकारात्मक तथा मजबूत बनाने में मदद मिली है। जापान सोनी, पैनासोनिक, केनन हो गया, सुजुकी हो गई, होंडा हो गया, टोयोटा हो गया और मजदा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने जरूर सुने होंगे। उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर हैं। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का सदस्य बन गया। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देशों में शामिल है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके को जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% है। फिर भी सैन्य व्यय के लिहाजा से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर अनुमान लगाइए कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावकारी होगा। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों के बारे में भी पता करें। ये चित्र में दिखाया गया है ओशिमो विश्व का सबसे आधुनिक मानवीय रूप रोबोट है, जो HTTP ओशिमो हैंडोकॉम से लिया गया। दक्षिण कोरियाई प्रायद्वीप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया था। 1950 से 53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया। अंततः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरियाई संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप से तेजी में
तेजी से विकास हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। अपने स्वर्गीय विकास को संकेंद्रित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में ओईसीडी का सदस्य बन गया। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सैन्य खर्च में इसका 10वां स्थान है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया को एचडीआई रैंक 18 है। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। अन्य कारकों में निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियां, सार्वजनिक अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन है। सैमसंग, एलजी और ह्यूंडई जैसी दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गई हैं। भारत और दक्षिण कोरियाई के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। हाल के दिनों में हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों के बारे में पता करें। हान नदी के निकट सियोल का क्षितिज स्रोत एचटीटीपी इंग्लिश रिसोर्स जियो कैरन से लिया गया है। इसके बाद तो आपका चैप्टर के लिए